अभी रिसेंटली 1-2 महीने से ज़्यादा ही चल रहा है, कोलकाता रेप केस, ठीक है। ये वाले जो स्टेट ऑफ माइंड वाले लोग होते हैं ना, वो एक समय के बाद उनका नेचर बहुत परिवर्तन हो जाता है। वो ना बहुत स्टीरियोटाइप लोग हो जाते हैं। अगर भगवत गीता के जो श्लोक है उसकी शक्ति की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा शक्ति है। आपको श्लोक का अर्थ चाहे मालूम हो या ना हो, हमें पता हो या ना हो, पर फिर भी वो अपना काम करेंगे, फिर भी वो हमारे मन और हमारी जो चेतना, मतलब हमारी जो विचार शैली है उस पर कुछ प्रभाव देंगे। जैसे कैसे समझ सकते हैं हम? जैसे दवाई होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, हमें जांचते हैं और उसके बाद कुछ दवाई देते हैं। हालांकि वो दवाई किस केमिकल सूत्रा से बना है, कैसे बना है, कैसे काम करेगा, हमें नहीं मालूम होता है, पर फिर भी हम ठीक हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही है, ठीक है। तो थोड़े श्लोकों का हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम हमारी चर्चा यथावत आगे बढ़ाएंगे। तो मैं बोलूँगा, सो ध्यान से सुनिएगा और फिर आपको क्या करना है, उसको उच्चारण करना है। हम 12वें अध्याय से श्लोक बोलेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्टं सततं योगी ययात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पित मनोबुद्धि मदभक्त स मे प्रिय यस्मान्न उज्जीयते लोको लोकानो उद्विजेत च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तो उद्वेगो मुक्तो यस च मे प्रिय अनपेक्ष क्षुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय यह न हर्षति न द्वेष्टि यो न हर्षयति न दृष्टि न सोचती न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय क्षम शत्रु च मित्र च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु उष्ण सुख दुखे समसंग विवर्जिता तुल्या निंदास्तु ते मौनि
स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थितर्मति भक्तिमान में प्रियो नर ये तु धर्मामृतं मृदम् यथोक्त पर्युपासते श्रद्धा मत्परमा भक्तो तीव्र में प्रिय। यस, तो भगवान खुद, कृष्णा खुद बताते कि मुझे कैसे लोग प्रिय है। तो ऐसे कुछ 8 श्लोकों में इसका वर्णन किया है कि मुझे कैसे लोग पसंद है। भगवान को तो सभी पसंद करते हैं, पर भगवान सभी को पसंद करते हैं, ये बात है कि उनको कौन प्रिय है। तो ये सब गुण थे अलग अलग कि ऐसे गुण वाले लोग मुझे प्रिय है, ऐसे लोग मुझे प्रिय। तो ये बात थी ये श्लोकों में। हमने लास्ट टाइम क्या देखे थे? गीता के क्या GITA, तो T में से 2 ड्यूटीज देखे थे और फिर A आत्माराम भी देख लिया था। या तो अभी थर्ड चैप्टर का एक्रोनियम है। थर्ड चैप्टर का नाम है कर्म योगा। हाँ, आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क और वी से ड्यूटीज। सो आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क और वी कैन से ड्यूटीज, कर्म योगा। तो उसका एक्रोनियम है TREE, ट्री, वृक्ष। हाँ, TREE, उसको याद रखने के लिए। क्यों ट्री का एनालॉजी दिया गया है? क्योंकि अगर आप ट्री देखेंगे, पेड़, तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली में आप ये जो वर्ल्ड जैसे जिस प्रकार से क्रिएशन किया गया, उस हिसाब से अगर आप ये क्रिएशन में ही बहुत सारी चीज़ें देखेंगे ना, तो आपको अपने आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं एनालिटिकल पावर्स, कि हम चीज़ों को एनालिसिस करके एनालिसिस करो, ऑब्जर्व करो, उसके साथ हमारे एक्सपीरियंस याद करो या शेयर करो। तो हम बहुत सारी चीज़ें अराउंड द वर्ल्ड हम ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे आप देखो, स्काई है, फायर है, ट्री है, यस, अर्थ है, वाटर है, लाइट है, सन है, मून है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे हम सीख सकते हैं। तो ये सारी जो हमारे अराउंड वर्ल्ड जो चीज़ें हैं, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इवन जो एनिमल्स हैं, हम एनिमल्स से भी कुछ लेसन्स प्राप्त कर सकते हैं, उन लोगों के बिहेवियर से या उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्वालिटीज से। तो ये जस्ट खाली ऑब्जर्वेशन की बातें हैं। वास्तविकता में वो सिखाते हैं, मतलब उन लोग, ये सारी चीज़ों से हम सीख सकते हैं, पर सीखना कैसे है?
मीडियम क्या है? अपना इंटेलिजेंस। ये तो एक तरीका है सीखने का, बाकी हमारा क्या है? इंटेलिजेंस हमारा काम आएगा। तो वास्तविकता में एक ट्रेंड इंटेलिजेंस, एक बोलते हैं ना, एक ट्रेंड इंटेलिजेंस मतलब जिस इंटेलिजेंस को चीज़ें कैसे परसीव करनी है उसका ट्रेनिंग दिया गया हो। मैंने ही यही बोला था ना लास्ट लेक्चर में, माइंडसेट, इधर ही बात किया था ना, एक प्रॉपर माइंडसेट का बात किया था लास्ट टाइम। तो जिस इंटेलिजेंस को प्रॉपर माइंडसेट के साथ एक पर्सपेक्टिव दिया गया है कि चीज़ों को कैसे देखना है, अराउंड द वर्ल्ड कैसे ऑब्जर्व करना है सारी चीज़ों को, उसको एक पर्सपेक्टिव दिया गया, उसको एक डायरेक्शन दिया गया कि इस वे में, इस कंटेक्स्ट में तुम सोचो, उसको बोलते हैं एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस ऐसे देख सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी इंटेलिजेंस को कुछ अलग ट्रेनिंग दिया गया है। ट्रेनिंग तो दिया गया है, बट क्या? एक अलग पर्सपेक्टिव देखने। क्या पर्सपेक्टिव देखने? मज़ा कैसे आएगा, हाँ, कैसे मैं शॉर्ट टर्म प्लेजर ढूंढ लूँ। ये बोरिंग लग रहा है, अच्छा है पर ये बोरिंग लग रहा है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, राइट? ये हमारी ट्रेनिंग है, या हमारा क्या मतलब क्या बोलते हैं, एक होता है ना कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो परसिवियरेंस है घटना को लेके, बस एक स्टीरियोटाइप जैसे लोग रिएक्ट करते हैं ऐसे हम भी रिएक्ट करते हैं, राइट? जैसे आप देखेंगे जैसे ये अभी रिसेंटली 1-2 महीने से ज़्यादा ही चल रहा है कोलकाता रेप केस, ठीक है? तो वो डॉक्टर का रेप हुआ, पहले और भी लोगों का हो चुका है दिल्ली वगैरह में। तो लोगों ने क्या किया? हमारे साथ ऐसा ना हो इसके लिए उन्होंने क्या किया? राइट्स किए, या इसको न्याय दो। ओके, तो इसको कैसे न्याय दो? अच्छा किया, ठीक है, बट अभी गवर्नमेंट ने एक वो उनकी बंगाल की पार्लियामेंट ने रूल बनाया कि क्या 21 डेज में जस्टिस मिल जाना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा है, चलो जस्टिस मिल जाएगा उसको। बट किसी ने ये ट्राई किया कि ये जानने का कि ऐसे रेपिस्ट का मेंटालिटी ही क्यों आता है लोगों के अंदर, या एजुकेशन में ये ट्राई किया कि लोग ऐसा करे ही नहीं। ट्राई वो करो ना कि लोग करे ही नहीं। हाँ, ये तो क्या बात हुआ कि अच्छा लोग स्मोकिंग करते हैं, लग दो, इधर स्मोकिंग अलाउड नहीं, अरे बट बाहर जाके करो, मतलब ये क्या बात हुआ है? मतलब इधर नहीं कर सकता तो मतलब बाहर? ऐसा लिख दो ना कि स्मोकिंग करना ही नहीं चाहिए, राइट? ऐसा ही लिख दो डायरेक्ट। तो ये पर्सपेक्टिव से कभी वो किसी ने सोचा कि ऐसा कुछ एजुकेशन सिस्टम, ऐसा एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं कि लोगों को रेप क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर रेप की जो मेंटालिटी उसके कॉज ढूंढ के ऐसा कुछ बनाया जाए ताकि लोगों को समझाया जाए कि ये बहुत गलत बात होती है, इससे ये इफेक्ट आता है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो दिस इज द सॉल्यूशन ना।
बाकी आप देखो ऐसे, ये तो बड़े पैमाने पे था, कुछ छोटे पैमाने पे भी हो सकता है, राइट। लोग बोलते हैं वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी। हाँ, आप सही जा रहे हो, पर लोगों को वुमेन को देखने का एक पर्सपेक्टिव तो दो। इसलिए चाणक्य पंडित ने पर्सपेक्टिव दिया है कि एजुकेटेड पर्सन का डेफिनेशन क्या है। मात्रवर पर दारेषु, लोष्टवर पर द्रव्येषु, आत्मवर पर भूतेषु यह पश्यति स पंडित। ये एजुकेटेड व्यक्ति का डेफिनेशन है। वू कोल्ड बी एजुकेटेड। लास्ट से चालू करते हैं। यह पश्यति स पंडित। पंडित मतलब मूवीज का कंटेक्स्ट में, टीवीज के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वो पूजा करने वाला, उसको लोगों ने पंडित बना दिया। पर पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है? लर्नेड, स्कॉलर, उसको पंडित बोलते हैं। हाँ, एजुकेटेड, उसको पंडित, लर्नेड पर्सन। पढ़ा लिखा व्यक्ति का संस्कृत भाषा में शब्द क्या है? पंडित। ये पंडित है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, नो, उसको पंडित बोलते हैं। यह पश्यति, पश्यति मतलब जो परसीव करता है, स मतलब वो व्यक्ति, स मतलब वो। तो बोले कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? किसको पढ़ा लिखा व्यक्ति देखना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है? तो क्या बताया गया? मात्रवर पर दारेषु, जो अपनी पत्नी के अलावा बड़ी उम्र की जो लेडीज हैं उनको क्या देखता है? माता रूप में, और छोटी जो लोग हैं उनको बहन के रूप में देखता है। लोष्टवर पर द्रव्येषु, दूसरों की संपत्ति को लोष्ट यानी कि मिट्टी का ढेर जैसे दिखेंगे। बाहर बहुत सारी मिट्टी होती है, पर कभी ऐसा था बैग में भर लूँ मैं थोड़ी? लालच आता है मिट्टी देख के? नहीं, लाइक दैट। और आत्मवर पर भूतेषु, दूसरे को अपने समान ही कंसीडर करेगा वो। मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मेरे से गुस्से से बात करे, तो वो भी किसी से गुस्से से बात नहीं करेगा, राइट। ऊंची आवाज में बात करना वगैरह वगैरह, अपने समान ही लोगों को परसीव करेगा कि मैं आशा रखता हूं कि लोग मुझे क्षमा कर दें, तो क्यों फिर मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता? मैं ये भावना, फॉरगिव एंड फॉरगेट की भावना से काम नहीं कर सकता हूं? क्या प्रॉब्लम है? ये 3 गुण जिसके पास है ना, वो व्यक्ति सही में पढ़ा लिखा व्यक्ति। ये एजुकेशन, ये वैल्यू एजुकेशन का डेफिनेशन है, और वैल्यू एजुकेशन का गोल है नो, एजुकेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। आप एजुकेशन लेके, क्यों एजुकेशन लेने के लिए आते हैं लोग कॉलेज में? क्या पर्पस है एजुकेशन का? डिग्री प्राप्त करके पैसा कमाना, ये सेकेंडरी पर्पस है। फर्स्ट पर्पस क्या है कि लोग बोलते हैं ना सिविलाइज्ड, तो यस, खुद को ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एलिवेट करो, अपनी थॉट प्रोसेस को एलिवेट करो, अपने आप को चेंज करने का एक माध्यम है एजुकेशन, अ चेंज ऑफ हार्ट, कि मेरे अंदर जो बुराई है वो धीरे धीरे कम हो रहा, मैं एक बेटर, एक पर्सनालिटी बन रहा हूँ, मेरे अंदर जो भी गलत भावनाएं हैं धीरे धीरे कम हो रही है। ये पर्पस है एजुकेशन का, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ये मेन, ये ऑल एंड सोल पर्पस है एजुकेशन का। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ प्रैक्टिकल डेफिनेशन बताए नहीं, 3 गुण। अगर ये 3 गुण आ रहे हैं, मतलब कि हम सही जा रहे हैं, हम सही एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। और ये 3 गुण डेवलप करने से समाज में बहुत ज़्यादा भाईचारे की भावना और पीसफुल एटमॉस्फेयर एस्टैब्लिश हो सकता है। अगर पहला गुण आ गया, मात्रवर पर दारेषु,
माता की समान देखेगा तो रेप होंगे। समस्या सॉल्व। कोई प्रॉब्लम होगा फिर छेड़खानी वगैरह का। नो वुमन इनसिक्योरिटी। सक्सेस, सक्सेसफुल कम्युनिटी, सक्सेसफुल नेशन बाय दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। सेकेंड थिंग, लालच, दूसरों की प्रॉपर्टी को अपना बनाने की भावना नहीं है, तो मर्डर्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, करप्शंस होंगे। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व। और थर्ड वही है, उसमें भी छोटे मोटे झगड़े, उसमें भी मर्डर और बहुत कुछ। या लालच की वजह से मर्डर हो जाते हैं, और लड़ाइयों की वजह से मर्डर हो जाते हैं, या फिर बहुत कुछ। तो समाज में 80-90% प्रॉब्लम ये तीन चीज़ें सॉल्व कर सकते, ये 3 क्वालिटीज सॉल्व कर सकते। और ये हमारी वैदिक एजुकेशन, जो ब्रिटिश के पहले जो हमारा एजुकेशन था, एजुकेशन सिस्टम, उसमें ये सिखाया जाता था। इसीलिए इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे पहले, क्योंकि लोगों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिखाया जाता था कि कैसे करना चाहिए, राइट पर्सपेक्टिव, एक प्रॉपर एटीट्यूड एंड एक प्रॉपर माइंडसेट सेट कराया जाता था। समझ रहे हैं? तो ये सब बोलने का पर्पस यही है कि टॉपिक है कि कैसे हम हमारे एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही है कि भाई ये जो एजुकेशंस है, एजुकेशन, उसका हम कैसे रोल, हमारा वर्क परफॉर्म करेंगे, हमारा टास्क परफॉर्म करेंगे, उसमें सबसे बड़ा रोल है एजुकेशन का। इसीलिए हमें भगवद गीता, रामायण और महाभारत, ये तीनों से हमें सुनना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक प्रॉपर माइंडसेट बनेगा। और वो प्रॉपर माइंडसेट से फिर हम हमारे ड्यूटीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। यस, और परसीव कर सकते हैं कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। यस, और ये एजुकेशन के पर्पस से हम चीज़ों को राइट पर्सपेक्टिव में देखने का एक इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते। वहीं से हमने बात चालू किया था। या आप देखेंगे ट्री, तो ट्री देखो 3 सीजन्स होता है हमारा, विंटर, समर और मानसून। खड़ा रहता है वो तीनों सीजन में। यस, तो इससे ये सीखने को मिलता है कि कोई भी कंडीशन हो, वो व्यक्ति क्या है, ड्यूटी बाउंड है। वो व्यक्ति हमेशा अपने कर्तव्य करता है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि जो लोग पेड़ को काटते हैं, काटने के बाद उसी की छाया में बैठेंगे, तो पेड़ उसको मना करता है। तो पेड़ एक ऐसा व्यक्ति, मतलब क्या बोलते हैं, वो व्यक्ति सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस को कैसे डेवलप किया जाए, और रियल सेल्फलेसनेस क्या होती है, और एक सर्विस मूड सिखाता है। आप देखेंगे पेड़ अपने फल कभी भी खुद नहीं खाता है। गाय अपना दूध कभी खुद नहीं पीती है। गाय तो घास खाती है, पर हमें क्या देती है, दूध। पेड़ कभी भी अपने फूल और फल यूज नहीं करेगा, वो दूसरों के लिए क्या करेगा,
सेक्रीफाइस करें दूसरे के लिए, वो देगा पेड़। यस। और जितनी पेड़ का जो फाउंडेशन है, उसकी जो मूड़ है, शाखाएं हैं, नीचे ब्रांचेस तो है ही, नीचे जो रूट्स है, उसके रूट्स जितने पावरफुल और रूट्स जितने फैले हुए हैं, उतना क्या होगा, वो लाइफ लॉन्ग और उसका वो होगा। तो हमारे जो नॉलेज का रूट्स है, या हमारा जो वैल्यूज़ का जो रूट्स है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम का रूट्स है, वो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। और दैट रूट्स इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। यस, कि हम कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका पर्पस कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारे अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है या कितनी विलिंगनेस है वो चीज़ करने की। यस। और वो विलिंगनेस हमारे जैसे पेड़ का रूट्स बहुत पावरफुल होते हैं, ऐसे ही हमारी जो विलिंगनेस है वो बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए। और विलिंगनेस पावरफुल तब बनती है जब हमारे गोल्स क्लियर हो, हमारा पर्पस क्लियर हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। हम बहुत बार बहुत सारी चीज़ कर नहीं पाते क्योंकि उसके साथ हमारा क्या है कि स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं जुड़ा है। समझ रहे आप? जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस आ जाएगा ना, तब हम कुछ भी करेंगे, असंभव कुछ भी नहीं है। रियलिटी में ऐसा है कि अ वर्ड, बीच वर्ड impossible, it's in foolish dictionaries। जो मूर्ख लोग होते हैं उनके डिक्शनरी में ये वर्ड इम्पॉसिबल पाया जाता है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद क्या बोलता है, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, या इफ यू सो डिजायर देन, राइट। तो ये तो आप देखेंगे कि हमें हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो करने से रोकता कौन है? हाँ, अब हाँ, वन ऑफ द थिंग हमारे स्क्रिप्चर बताते हैं कि हमें हमारी ड्यूटीज़ करने से रोकता है एक व्यक्ति। वो व्यक्ति नहीं है, बट हमारे अंदर का एक वो एक 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 बोलते हैं ना, एक चीज़ है हमारे अंदर, वो है नहीं। ऐसा आप देखेंगे, हम कहीं पे भी बैठते हैं, ठीक है, तो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, हमारी परछाई होती है। तो ऐसे ही हमारा एक साइड है, वो है हमारा डार्क साइड। नेगेटिव थॉट्स वो तो है ही, बट मेन चीज़ क्या है, हमारा एक लोअर नेचर, एक हमारा हायर नेचर होता है और एक हमारा लोअर नेचर होता है। हम दोनों नेचर में से किसको हम सरेंडर करते हैं, कौन सा नेचर हमें सकम मतलब हमें घेर लेता है, उस पे आधारित है। तो हमारे अंदर एक लोअर नेचर है, शॉर्ट कमिंग्स जिसको बोलते हैं, शॉर्ट कमिंग्स आर ड्यू टू लोअर नेचर, और उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। यस, कंडीशन स्टेट। और वो जो लोअर नेचर है
वो जो यूनिवर्सल नेचर है, यूनिवर्सल लॉ है, तो यूनिवर्सल नेचर में 3 काइंड ऑफ नेचर है। कितने? 3 प्रकार के नेचर है। वो 3 प्रकार के नेचर में हम एक्ट करते हैं। यस, 3 प्रकार के नेचर में 3 प्रकार के नेचर है, मतलब 3 मोड्स है। 3 मोड्स है, या हमारे 3 प्रकार के मूड रहते हैं। हमारे 3 मूड रहते, बोले ना मूड में नहीं आया, मन है, मन आया तो क्या, तो 3 मूड है हमारे। सबसे पहले मूड गुडनेस, या मोड ऑफ गुडनेस, या मूड ऑफ गुडनेस, या मोड ऑफ पैशन, या मूड ऑफ पैशन, और तीसरा है मूड ऑफ इग्नोरेंस, या मोड ऑफ इग्नोरेंस। गुडनेस मीन्स सत्वगुण, पैशन मीन्स रजोगुण, एंड इग्नोरेंस मीन्स तमोगुण। ये भगवद गीता का पूरा एक अध्याय ही है। तो जो सत्व गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, तो जो तमोगुण है उसमें 2 गुण मेन रहते हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक मेन रहते हैं। एक लेजीनेस है ना, या लेजीनेस एंड मैडनेस, ये इग्नोरेंस है। पैशन में लस्ट एंड हैंकरिंग, एंड गुडनेस में हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस मीन्स बोलते हैं ना इग्नोर कर, मतलब उस पर ध्यान मत दो। इग्नोर, इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता, कि हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं वो भी हमें नहीं पता है कि हम क्यों कर रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? इग्नोरेंस। जो हम कर रहे हैं वो चीज़ का हमें क्या है? ज्ञान नहीं है, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। लेजीनेस, पोस्टपोन करना, अच्छा वर्क करना है, कुछ ट्यूटोरियल लिखना है, अच्छा 1 हफ्ता है ना, 2 दिन बाद कर लेंगे, पोस्टपोनिंग। ये क्या है? मूड ऑफ इग्नोरेंस। हम पोस्टपोन करते जाते हैं, आज नहीं करना है, कल नहीं करना है, ड्यूटीज़ को अपने टाइम में नहीं करते, या हम किसी चीज़ का प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मोड ऑफ इग्नोरेंस। फिर मोड ऑफ पैशन क्या है? जिसमें हम सुपर एक्टिव होते हैं, जितने एक्टिव होना चाहिए उससे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। गुस्सा कर दिया, रजोगुण। इग्नोरेंस का सिंबॉलिक एनिमल है डियर, हिरन। आप देखेंगे कोई भी हिरन को कैसे पकड़ा जाता है? उसके कान बहुत पावरफुल होते हैं, तो उसको क्या है? म्यूज़िक बजा के अट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि हिरन जो है म्यूज़िक से बहुत अट्रैक्टेड होता है, तो उसको क्या किया जाता है? म्यूज़िक से पकड़ा जाता है। या और हिरन इग्नोरेंस का सिंबल है। रजोगुण का सिंबॉलिक एनिमल है लायन। उसमें भी ज्ञान नहीं होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होता है, उसमें टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए व्यक्ति ट्राई करता है। यस, ज़्यादा गुस्सा करेगा या ज़्यादा अपना बंदरों जैसा कर्तव्य दिखाएगा, यू नो, ये सब क्या है? रजोगुण। बहुत तेज़ कार चलाना, बहुत तेज़ बाइक राइडिंग करना, ये सब बहुत ज़्यादा कलर करने के लिए, दिखाने के लिए, ये सब क्या है? मोड ऑफ पैशन, रजोगुण। रजोगुण में लस्ट प्रोमिनेंट रहता है। यस, इंजॉय करने की इच्छा, इवन उसके हेल्थ इशू हो रहा है या उसका कैरेक्टर
में फिर आगे जाके प्रॉब्लम आएगा, उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएगा, पर फिर भी उसको करना है, उसको बोलते हैं लस्ट, रजोगुण। यस, अनकंट्रोल्ड वे में। और गुडनेस का सिंबॉलिक प्राणी है काव, गाय। पीसफुल, कामनेस, कूलनेस, या क्या करना है उसके बारे में ज्ञान, क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्लियर है, पूरा एक मीनिंगफुल लाइफ है। यस, ए हारमोनी के साथ कोऑपरेशन की भावना। रजोगुण में कोऑपरेशन नहीं होता है, या लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी। यस, सब कुछ हड़प लेने की भावना, ये सब रजोगुण है। पर गुडनेस में क्या है, एकदम क्लैरिटी। जब हम मूड ऑफ, हम रजोगुण और तमोगुण के मूड में होते हैं, तब हम हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमारा माइंड, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो अगर गुडनेस पे आएगा, तब भी हम रियल में हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन का अनुभव कर सकते हैं। और ये क्या है, ये 3 मोड्स बता, ये जो यूनिवर्स का जो मैंने नेचर बता, वो मोर और लेस क्या है, वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है कि अभी हमारा माइंड कौन से मोड में है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अभी रजोगुण चल रहा है, नींद आ रहा है, मतलब तमोगुण चल रहा है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, मतलब रजोगुण चल रहा है। और जस्ट हम सुन रहे हैं बहुत क्लैरिटी के साथ, लर्निंग पर्पस के साथ, मतलब हम गुडनेस में हैं। यस, कंटाला आ रहा है, बोर लग रहा है, मतलब इग्नोरेंस में। नॉलेज तो वही है, बट हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, सही नहीं है, हमारा माइंड सेट प्रॉपर नहीं है, हमारे इंटेलिजेंस को ट्रेंड नहीं किया गया है। और इंटेलिजेंस को ट्रेंड एजुकेशन से किया जाता है, और ऐसे नॉलेज से किया जाता है। तो नॉलेज से क्या होता है, एक प्रॉपर माइंड सेट का एक सेटअप होता है हमारी लाइफ में, राइट। यस, तो ये हम हमारे जो ड्यूटीज़ है वो इसीलिए भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोअर मोड्स में, और लोअर मोड्स क्या है, रजोगुण और तमोगुण। जब हम रजोगुण और तमोगुण में होते हैं तब हम हमारी ड्यूटीज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। रजोगुण और तमोगुण में क्या होता है, हमने अपना जो शेड्यूल बनाया है, टू डू लिस्ट, कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, वो हम नहीं कर पाएंगे। उसको रजोगुण और तमोगुण बोलते हैं, राइट। पर जब हमने जो डिसाइड किया वो हम कर पाते हैं और हम अपना ड्यूटीज अच्छे से कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, सत्वगुण में रहेंगे कि मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूँ, कंट्रोल्ड वे में। और माइंड कंट्रोल का यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना टू डू लिस्ट रखो और उसके हिसाब से आप चलो, राइट। तो वो एक सही चीज़ रहता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे अच्छे से हमें ड्यूटीज़ में लोअर मोड्स हमें रोकेंगे। तो हमने क्या करने का डिसाइड किया है, मतलब इन शॉर्ट कि भाई आप अपना खाली समय मत छोड़ो, या कुछ ना कुछ आपने जो डिसाइड किया है वो आप करो। स्टडीज़ है तो स्टडीज़, या और कुछ सीख रहे हो तो कुछ सीखो, या ऐसा कुछ करो कि जो आपके लाइफ में जो गोल हो वो गोल ओरिएंटेड हम चल रहे हैं, गोल के अदरवाइज नहीं जाना है। आप बोले कि मैं मूवी देख लूँ, पर आप थोड़ा देखो तो सही, ये मूवी कहाँ गोल में है। मूवी देखने से गोल फुलफिल करने में 1% भी हेल्प मिलेगा क्या? तो फिर क्यों देखना? अरे थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लो,
बट इधर तो देख लो, मैंने दो प्रकार से लोग देखे हैं। एक ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी लाइफ में कुछ गोल्स बनाते हैं, परफेक्टली फॉलो करते हैं, फिर डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज का वो प्रिस्क्राइब टाइम रखते हैं कि चलो 5 से 7 एंटरटेनमेंट का, यस, फिर अपना काम करते हैं। पर ऐसे बहुत ही रेयर लोग होते हैं, 10,000 में से 1 लाख में से कुछ 5-10 लोग जिनका इतना कंट्रोल्ड है अपने पे। 5 से 7 हम बोलते तो है, पर 5 से कभी कभी 9 भी हो जाता है, या वो लॉन्ग चलता है, या दूसरे दिन भी वही चलता है। फिर एक बार आनंद आ गया तो इसलिए बोला कि ये बहुत ज़्यादा रेयर है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए ही नहीं। वो जो कर रहे हैं ना अपनी ड्यूटीज, उसमें ही वो, उसमें भी दो प्रकार की कैटेगरी है कि जो लोग 100% कर रहे हैं अपना ड्यूटीज वगैरह, बोले कि मेरे पास तो देखो ये सब मेरे को करना नहीं है। एक ऐसे लोग होते हैं कि वो जो करते हैं ना अपनी ड्यूटी से गोल्स फुलफिल करना, उसमें उनको इतना आनंद और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, और उसको उनको यही करने में इतना अच्छा लगता है तो उनको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए ही नहीं, उसमें मैं आनंद ढूंढ लूँगा। जैसे पेंटर होते हैं, और ऐसा कौन कर सकता है, जिसका जो नेचर है अगर वो वैसे करेगा तो हो सकता है। ये भी एक आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ में आता है। जैसे मेरा नेचर है, मेरा पहले से ही एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि भाई मैं किसी को कुछ समझा सकता हूँ, तो अभी मैं वही एजुकेशन प्रोफेशन में ही हूँ कि मैं मॉन्क हूँ, बट मैं लोगों को सिखाता हूँ, तो ये मेरे लिए नेचुरल बात है। ठीक है, तो मुझे कोई फोर्स नहीं करना पड़ता कि तुम जाओ करके, नो, समझ रहे हो। कभी भी हम तो 1, 2, 3, 4 घंटा व्यक्ति की किसी कैपेसिटी समझने की उतना समझा सकते हैं, पर जिसका मूड ऑफ टीचिंग नहीं है, आप देखने बहुत सारे प्रोफेसर टीचर्स को भी हम देखते हैं, कुछ लोग बस बोलते रहते। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनका नहीं होता है मूड, पर ये तो क्या सिचुएशन के हिसाब से वो बन गए है ना। वो टीचिंग से ज़्यादा कुछ मैनेजमेंट अच्छा कर लेंगे, समझ रहे हो। और कुछ मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं जो समझाते अच्छे हैं पर वो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है, पर उनको मैनेजमेंट थोड़ा बोर लगता है। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए, फिर एंटरटेनमेंट चाहिए कि बहुत स्ट्रेस हो गया है। स्ट्रेस कब आता है, जब मज़ा नहीं आता तब, पर जब मज़ा आएगा तो क्या एंटरटेनमेंट चाहिए। यही एंटरटेनमेंट है हमारे लिए, यही है हमारा हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, इसी में मिल जाता है हमारा। तो एक्स्ट्रा उनको कुछ चाहिए नहीं। एक ऐसे लोग, ये परफेक्ट लोग होते हैं अपनी लाइफ में, यस, कि वो जो कर रहे हैं, जैसे कुक है, उसका एंटरटेनमेंट क्या है, कुछ कुकिंग कर लो, खा लो, खिलाओ, और कुछ नया इनोवेशन करते रहो, या। और कुछ ऐसे पैशनेट लोग होते हैं कि हाँ, वो किए जा रहे हैं, उनको ऐसा कि कर दूं आज तो नहीं चाहिए, वो तपस्या करते हैं। तपस्या है ना, तपस्या कि आर्टिफिशियली अपने सेंसेस को, अपने आप को कंट्रोल करने का ट्राई करते कि नहीं, मैं आज देखो, मैं अगर 2 साल 15-15 घंटा काम नहीं किया ना तो ऐसा नहीं होगा, मैं जो चाहता हूँ वो, फिर ये बन जाएगा ना, फिर मैं आनंद करूँगा, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। उनको यही करना है ना। पर आपको पता है, ये वाले जो स्टेट ऑफ माइंड वाले लोग होते हैं ना, वो एक समय के बाद उनका नेचर बहुत परिवर्तन हो जाता है। वो ना बहुत स्टीरियोटाइप लोग हो जाते हैं। फिर वो लोग सोशल गाय नहीं रहते फिर, है ना।
या तो फिर लोग उनको सनकी बोलते हैं, ये पागल है, सेल्फिश बोलते हैं। हर एक का उन लोगों के साथ डीलिंग का एक बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस रहता है। या मूड में आया तो किया, वरना छोड़ दो। बहुत ही डेंजर लोग हो जाते हैं ये लोग। या तो फिर ऐसे लोगों का जब एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करता इतना मेहनत करने के बाद, फिर लोग सुसाइड करते हैं कि इतना किया तो भी नहीं हुआ, अभी नहीं जीना, छोड़ो यार, हमसे नहीं होगा ये। या ये लोग सुसाइड नहीं करते तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए। हाँ, मैंने ऐसा देखा है। एक स्टूडेंट था, मेरे को मिला था, हमारे टेंपल में आता था। उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेल्ट डिज़ायर था अमेरिका जाने का, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था, हार्ट फेल्ट डिज़ायर था उसका। उसने बहुत मेहनत किया और उसके चक्कर में वो मंदिर आता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं प्रोग्राम अटेंड करूँगा, मंदिर आऊँगा, थोड़ा बहुत सेवा करूँगा तो मेरे को क्या है कि भगवान अमेरिका का सेटिंग करवा देंगे, है ना। तो समहाउ आप देखेंगे कि उसका चलता गया। उसने बहुत प्रयास किया। दिल्ली भी अमेरिकन एम्बेसी से वो सब करके आ गया, उधर भी पास करवा दिया, ये हो गया वो हो गया, टिकट भी उसने बुक करवा लिया। अभी फाइनल वीज़ा आया नहीं है, बस वो उसका ऑलमोस्ट फाइनल जैसा हो गया, है ना। और मेरे 12 दिसंबर को उसका कुछ, लास्ट ईयर का 12 दिसंबर का कुछ उसका टिकट भी था जाने का। तो मेरे को 5 दिसंबर मिलने भी आया था कि मैं जा रहा हूँ, गांव जाके आऊँगा, फिर चला जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ो, है ना। हम तो सोचते थे कि वो तो गया। फिर जनवरी में मेरे को एक बार दिखा वो। मैंने बोला क्या हुआ, गए नहीं, फ्लाइट छूट गया था क्या। मैंने बोला, उसने बोला ऐसा नहीं है। मतलब क्या हुआ, बोले कि समहाउ वीज़ा नहीं मिला, उन्होंने अटका दिया, 2 दिन पहले ही अटका दिया। बोला ऐसा कैसे हो गया। तो मैं बोले तो फिर आए नहीं आप। बोले कि मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, मैंने काम वाम सब छोड़ दिया, 1-1.5 महीना बस मैं रूम में ही रहा और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था भगवान भगवान, ऐसा मेरा तो फेथ उठ गया मेरा भगवान से कि ये क्या मेरा किया ही नहीं काम काज वगैरह वगैरह। सही में आप देखेंगे, चलो मंदिर नहीं आया, भगवान पे फेथ उठ गया, ये सेकेंडरी पॉइंट है। बट वो जो काम कर रहा था उसने वो भी छोड़ दिया, लिटरली सब कुछ छोड़ दिया। उसके घर वाले भी उसको समझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसका जो एक्सपेक्टेशन था उसने ऐसा था कि उसने मतलब ऐसा था कि मतलब 12 दिसंबर को तो मैं यूएस जाऊंगा ना, उसके बाद उसने सोचा ही नहीं था कि मैं अब क्या करूंगा। मतलब उसके बाद वो कोई प्लान था ही नहीं। उसका ये था कि इसके अलावा तो मेरे पास ऑप्शन है ही कहाँ कुछ। हाँ, वो बी प्लान वो था ही नहीं उसका। तो लोग इतने पैशनेट हो जाते हैं कि बस यही है मेरा अस्तित्व, तब है जब मैं ये कर लूं, इसके बाद कुछ नहीं है, बस इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, इससे ना कम, इससे ज्यादा ही चाहिए, इससे ना कम ना हो पाएगा हमसे, नो। एक इतने पूरा एक्सटेंसिव एक्सटेंडेड मेंटालिटी वाले लोग होते हैं। जो लोग आर्टिफिशियली सब कुछ कर लेते हैं, पर इतना ज्यादा मोड ऑफ पैशन में जाके क्या फायदा। जो हमें हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उससे क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट। कुछ लोग होता है ना कि घर से दूर रह के काम करते हैं जो भी है, पर उनके पास उनके फैमिली के साथ खाने का भी समय नहीं होता है।
ये तो ऐसे ही हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेथ। किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? क्या फैमिली, वन ऑफ द थिंग, मेन थिंग इज हैप्पीनेस। मजा आएगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट आर वी गेटिंग? 1 लाख रुपया कमा रहे, 2 लाख रुपया कमा रहे, 5 लाख रुपया कमा रहे, बट आर यू गेटिंग दैट थिंग? दैट इज द मेन पॉइंट। जिसके लिए कर रहे हैं वही नहीं मिल रहा है ना। लोग कमा रहे, लोग चाहते कि मैं ज़्यादा आऊँ, अच्छा ज़्यादा कमाएंगे, अच्छा तो पहले 40K सैलरी था तो 5 रोटी खाता था, अभी 80K हो गया तो क्या 10 खाएगा? रोटी तो इतना ही खाएगा, चाहे 40K कमाओ या 80K कमाओ, क्या 5 रोटी और बढ़ने वाला है क्या? यही तो बात है। पॉइंट यही है कि जब तक कुछ सेल्फ स्पेस ना मिल जाए, ड्यूटीज़ कैसे करना चाहिए कि एक सेल्फ स्पेस होता है। जैसे आप देखो, हम अलग अलग जगह पे सेशन और ये सब हमारा एक्टिविटीज़ चलता है, पर एक मंडे होता है जहाँ वो मेरे लिए डे होता है, वहाँ हम कुछ नहीं करते। मंडे कोई शेड्यूल नहीं होता, मंडे जस्ट खाली कुछ कंटम्पलेशंस होते हैं और कैसे अच्छे से करें, या फिर अपने लिए टाइम होता है, पर्सनल टाइम, कैसे करना है या फिर कहाँ जा रहा हूँ, या ठीक थोड़ा ऐसा। यस, दूसरा हमारे जो कलीग्स होते हैं, आपके आसपास जो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, उनको समय और हमारे काम को, लोग यही इम्बैलेंस कर जाते हैं। पढ़ाई में ज़्यादा हो जाता है तो उधर इम्बैलेंस हो जाता है, उधर ज़्यादा हो जाता है तो इधर इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि हमारा तो मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारा तो डिस्ट्रैक्शन में ही समय चला जाता है ना। कोई बोलेगा कि अच्छा हम चलते हैं उस टाइम कल मिलते हैं 10 बजे, हाँ वही है, रात को थोड़ा लेट हो गया सोने में, तो लेट उठे तो कोई और काम आ गया, तो अभी तो स्नान करना ही बाकी है, 10 फोन आ गया, अरे सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगी, 11 रखे क्या? तो ऐसे फिर रिलेशन स्पॉइल होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, या हम प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम इज दैट फैमिली वालों ने बोला था कि चलो आज इधर हमारे साथ चलना, है ना, पर हमको लगता है कि अच्छा इधर जाऊंगा तो पर बोर हो जाऊंगा किसी के फंक्शन में, फिर वो 2-3 फ्रेंड बैठे होंगे, अरे वो गुजराती में नया मूवी लगा है, या जो भी मूवी आपको जो भी पसंद है वो देखने चले क्या? हाँ चलते हैं। तो चलो मैं घर में मना कर दूंगा कि दोस्तों के साथ जाना है, या फिर कोई झूठ बोल दूंगा प्रोजेक्ट आया है ना। तो फिर उधर फिर कभी कभी मिलेंगे तो फैमिली बार, अरे तू तो आउटोज में थी, या तुम तो दिखते ही नहीं हो। समझ रहे हो? तो ये सारा चीज होता है, क्योंकि हम ड्यूटीज को ना हमेशा हम एंटरटेनमेंट, प्लेजर, हैप्पीनेस ऑन ड्यूटीज को हम कर, आप देखेंगे ये सोचने वाली बात है कि हम बहुत सारी नहीं, सभी चीज़ें मज़ा आएगा क्या इसलिए करते हैं, बट कभी कभी ड्यूटी करने के लिए भी होता है, या वो मज़ा नहीं ढूंढा जाता है। हर बार मज़ा आए ऐसा ज़रूरी होता है? किसी का डेथ हो गया, अरे क्या मज़ा आएगा मज़ा लेना है क्या तेरे को? मज़ा आए क्या? मज़ा आएगा। किसी को उधर बच्चा हुआ है, अरे बच्चा हुआ है तो ठीक है, हम जाएंगे तो क्या करेंगे उसके साथ? हाँ हमारे ओर से विशेष दे देने। किसी का मैरिज हो रहा है तो होने दो, कभी कभी वो समय निकालना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एज अ ड्यूटी, एज अ सोशल गाय या एज अ ह्यूमन,
समझ रहे हो? कभी कभी ये करना पड़ता है, ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या थोड़ा मतलब हर बार हर ड्यूटीज हम मजा के लिए नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल बनना पड़ता है। यस, ये सारी चीजें हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी, समझाएगी, तब हम आइडियल पर्सन बनेंगे। कि देख, आपको बोला जाएगा, आपके जो अगर छोटे सिबलिंग्स हो, छोटे भाई बहन हो, देख तेरा भाई या तेरी बहन कैसे करती, या कि कुछ भी चलो हुआ तो हम घर का टेक केयर करें, हम अपने आप को एक्सटेंड करें, पर ये तो बोलते मैं क्यों करूं, हर बार मैं ही दिखता हूं या मैं ही दिखती हूं, वो नहीं है, मेरे से ना हो पाएगा। यस, मैं करता हूं तो हर बार मेरे पे ही सब आ जाता है, आज मैं नहीं करना है। देख लो फिर, है ना, उसमें उसको मजा नहीं आता। पर हमें कभी कभी दूसरों की मजा के बारे में सोचना चाहिए कि चलो हम थोड़ा वो करते हैं तो दूसरों को भी तो मजा आना चाहिए, कि हम थोड़ा घर का काम कर लेते या फिर थोड़ा सब कोऑपरेटिव कर लेते तो उनको आनंद आता है। चलो या हम जहीं पे भी रहते हैं, कोई पीजी हॉस्टल में रहता है, चाहे जहाँ पे भी रहता है, या तो थोड़े कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं आसपास के कि इतने बजे तक खा लो, तो बोलते हैं मैं तो, हमारा तो हर बार लेट ही होता है, तो 10 मिनट उनको क्लीन करने में जल्दी जाता है, तो उनको बुरा लगता है कि 10 मिनट इसके लिए मुझे राह देखना पड़ता है, मेरे को भी सोना होता है, मेरे को भी जाना होता है। तो पर वो अपना सोचेगा, वो अपना सोचेगा, पर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात मतलब क्या बोलते हैं होती है फिर, कि हम थोड़ा कोऑपरेटिव स्पिरिट में वर्क करें। जैसे हम आए तो वो लोग क्लीनिंग कर रहे थे, हम 5 मिनट खड़े रहे, उनका क्लीनिंग हो गया तो फिर हमने सेट कर दिया, वर्क ख़त्म हो गया। जैसे थोड़ी निकलो हमारा क्लास है, ये क्या, ठीक है, कोऑपरेशन। जैसे मैम ने आज बोला कि आज शायद 4 से 5 किसी का बुकिंग है आपके, आप 315 में कर लो, ठीक है, क्या कर सकते, कोई बात नहीं। ये तो थोड़ा कोऑपरेटिव स्पिरिट से अगर हम अपना ड्यूटीज़ करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, है ना, कि थोड़ा आप ये देख लो या आप कर लो। जैसे ट्रेन में हम कभी कभी करते हैं ना कि आपका ये सीट है, हमारा वो सीट है, तो अगर आप जा पाए, नहीं जा पाए, कोई बात, हम थोड़ा मैनेज कर लेंगे वगैरह। इससे क्या है, मेंटल डिस्टर्बेंस कम होता है। अगर हम अच्छे से ड्यूटीज़ नहीं करेंगे ना, तो हम दूसरे को मेंटल डिस्टर्बेंस के कॉज बनेंगे, और दूसरे अच्छे से नहीं करेंगे तो हम मेंटल डिस्टर्ब हो जाएंगे। यस, एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी और को मेंटल डिस्टर्बेंस ना हो, या हम किसी के मेंटल डिस्टर्बेंस के कॉज ना बने। हम अपना ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अच्छे से करेंगे हम करें, दूसरे लोग करे ना करे कोई इशू नहीं। जैसे हम आते हैं समय पे, अभी कोई नहीं आएगा तो क्या कर सकते, हम तो बैठेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमने तो आए ना, आप नहीं आए तो आप लोगों को, ये बात है, ठीक है। तो जस्ट लाइक देयर आर सो मैनी थिंग्स, ये आइडियल एक ड्यूटी परफॉर्म करने का राइट एटीट्यूड या राइट पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो है। और ड्यूटीज़ को बहुत सिंसियरिटी और सीरियसली करना चाहिए, इंटेलिजेंस लगा के, मन लगा के, है ना। मान लीजिए कि कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता है, या फिर हमें अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हमें सोचना चाहिए हमारे पास ये नहीं करने का ऑप्शन है क्या, है तो मत करो, मत करो, ऑप्शन है, कुछ बिगड़ता नहीं है तो मत करो, मुंह खोल के ना बोल दो, ठीक है। और अगर आंसर आए कि नहीं आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कि चलो क्लास में जाना ही है, कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर क्यों ऐसे ऐसे करना, ऐसे क्यों करना, बाहर चले जाओ, या तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है तो
सुनाओ, आज क्या सुनाओ? सुनाओ। हाँ, अच्छा, जो भी पढ़ा रहा है सुन लो, या इंटरेस्ट डेवलप करने का ट्राई करो कि करना ही है तो अभी कर ले ना। लिखना है तो अभी मन मार के ढिंचक ढिंचक चालू करके सुन के लिखने का क्या मतलब है? उससे अच्छा है कि कुछ कॉन्शियसली लिख लो, 2-5 लाइन जो याद रहे, वो थोड़ा बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा। या राइट पर्सपेक्टिव में ट्यूटोरियल है, लिखने के लिए होते ही है, तो या 10 पेज का है, हम 8 पेज में खत्म कर देंगे, स्पेस छोड़ छोड़ के। राइट, पढ़ना ही है, क्या पढ़ाएगा ये, क्या लिखा है? ट्राई कर लो कि करना ही है तो अच्छे से करो। हाँ? बहुत मुश्किल है ये सब चीज़, बट यही है हमारे लिए तपस्या, या आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटी। कि भाई करना ही है तो कर लो ना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? ऑप्शन है क्या? नहीं है तो फिर कर ले, चलो भाई, माइंड कोऑपरेट करो, है ना। माइंड को बोलो समझो, समझो, शांत रहो, सुनो, ध्यान से सुनो। ऐसे ट्रेंड करो, क्या करो? माइंड को ट्रेन करो, इंटेलिजेंस को ऐसे ट्रेन करो कि देखो अभी क्या है, खाने का बाद में, ठीक है, अभी खाने के बारे में मत सोचो, अभी ये सोचो कि इधर क्या सुनने बैठे हो, वो सोचो, है ना। अभी सोच के क्या फ़ायदा, क्या अभी मिल जाने वाला है, अभी बाकी है, तो अभी शांति रखो और क्या करो, जो पढ़ा रहे हैं वो सुनो, बाद में खाने का, क्योंकि खाने के समय पे ये सुनने को नहीं मिलेगा, है ना। खाना तो अभी है, उसका समय है, यस, या जाने का समय है, ठीक है, धीरे धीरे वो भी करेंगे, फ्यूचर में क्यों भागना। अश्योर करो कि हम प्रेजेंट ऑफ माइंड में रहें, ताकि हम अपना ड्यूटी अच्छे से कर पाए। राइट, और लास्ट में ये कैसे परफॉर्म करना है, ये सब कृष्णा ने अलग अलग भगवत गीता में थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का दिया गया है। यस, और भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यही है कि स्क्रिप्चर्स में जो मेंशंस है, जो रूल्स रेगुलेशंस या कैसे एक्ट करना चाहिए, उस हिसाब से एक्ट करेंगे तो हमें क्रेडिट्स मिलेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर हमारे क्रेडिट्स कटेंगे और हमें विकर्म मतलब गलत कर्म, यानी कि हमें एक्शन रिएक्शंस, गलत रिएक्शंस आएंगे, जिनको टेक्निकल भाषा में पाप कर्म बोलते हैं। और उसमें कृष्ण बताता है कि भाई अकर्म, बोले मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करो, मतलब जो सारे तुम्हारे कर्म के फल है वो तुम मुझे अर्पित करो, है ना, मतलब मुझे सेंटर में रखो, धर्म कृष्णा को सेंटर में रखो। क्यों कृष्णा को सेंटर में रखना है? क्योंकि अगर हम ऐसे कार्य करेंगे कृष्णा को सेंटर में रख के, तो हमें फिर एक्शंस के फिर रिएक्शंस नहीं लगेंगे। यस, क्योंकि सारे जो रिएक्शंस है वो सारे रिएक्शंस कृष्णा ले लेंगे। मतलब कृष्णा को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कृष्णा को समर्पित करने का अर्थ है कि भाई ऑल एंड सोल, हम जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, राइट, हम कमाते पर क्यों गवर्नमेंट को टैक्स पे करें? लॉ एंड ऑर्डर फिर कैसे मेंटेन होगा? सब अपना अपना कमाते हैं, गवर्नमेंट को कोई देगा नहीं, तो रोड का मेंटेनेंस और ये जो और भी सारा जो मेंटेनेंस है वो कैसे होगा? इसीलिए क्या होता है, टैक्स लगता है, ठीक है। तो हम यूनिवर्सल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ईथर, वाटर, एयर, फायर,
बारिश आता है, ऐसा हुआ क्या? बारिश आए आपके उधर, इतना पूरे साल में आपके उधर 15 इंच बारिश गिरी है ना, 1 इंच का 10 रुपया, 150 रुपया निकालो हर एक व्यक्ति से, टैक्स लगेगा। या कितना ऑक्सीजन लेते हो, है ना, हर दिन ऑक्सीजन जाता है ना, पर डे ऑक्सीजन का 100 रुपया। या ये देखो वायु चलती रहती है, हवा बहती रहती है, उसका भी निकालो। सन देवता बोले लाओ टैक्स लाओ, है ना, तो क्या होगा? पर आप देखो हम, तो ये सब एनर्जी जो है, भगवान बोलते हैं ये सब, ये क्रिएशन मैंने किया है, ये मेरी एनर्जी है। तो भगवान एनर्जेटिक है, शक्तिमान है, और ये उनकी शक्ति है, तो हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, पर हम कहाँ वो कर रहे हैं? अब लकड़ा यूज़ करो, कहाँ से आया? पेड़। तो पेड़ हमने तो वो सीड डाला, पर ज़मीन से आया ना वो, तो भगवान तो अर्थ बोले मेरी प्रॉपर्टी। तो जहाँ बैठे हो लोग, ये सब कहाँ से मिलता है? अर्थ से ही मिलता है। हाँ, ये कपड़ा बपड़ा, ये सब कॉटन बॉटन कहाँ से आता है? अर्थ से आता है। खाना भी हमारा अर्थ से ही बनता है, ब्रेड चाहे रोटी चाहे जो भी, चावल जो भी ले लो, सब अर्थ से ही आता है। प्रोडक्ट हमारा बॉडी भी उसी एलिमेंट से बना है, राइट? तो इसीलिए ये जो सारी है वो सब भगवान से बिलोंग करती है। तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि भाई मुझे अर्पित करो, और उनको अर्पित करने का अर्थ है कि भाई जैसे पहले के ज़माने में कंट्रीब्यूशन का एक कंसेप्ट था कि कुछ वॉलेंटरीली आप कुछ कंट्रीब्यूट करो, जैसे टेम्पल्स है, ठीक है, तो टेम्पल्स चलते हैं, तो टेम्पल में लोग डोनेशन नहीं देते हैं, टेम्पल अपना कुछ कमाई करता है क्या? नहीं। तो टेम्पल को रन करना है समाज में, पीस प्रॉस्पेरिटी धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। टेम्पल से लोग भगवत गीता सीखते हैं, समझते हैं। मतलब हम हमारे टेम्पल्स की बात करें, और टेम्पल्स का आइडियल टेम्पल्स की बात करें, हमारे टेम्पल्स की बात करें, मतलब जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो टेम्पल का ओरिजिन पर्पस बताया गया उसकी बात करें। आज भारत में कुछ लोगों ने ऐसे भी टेम्पल्स खोल के रखे हैं कि हमारा ब्लैक मनी आता है तो कहाँ जाएंगे, तो मंदिर बना देंगे, तो वो मंदिर में यूज़ कर लेंगे, तो हमारा ब्लैक ढक जाएगा। या दान पेटी भरने के लिए कुछ लोग मंदिर बनाते हैं, या अपना नाम बाम कमाने के लिए। मैं सीधा बोलता हूँ, है ना। कुछ लोग गलत मेंटालिटी से, गलत माइंडसेट से भी टेम्पल बना के रखे हैं, जहाँ आओ दर्शन करो, दान दो और चले जाओ। पर हमारे जो इस्कॉन के मंदिर है, या जो आइडियल मंदिर है, और भी अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जहाँ उनका पर्पस होता है कि इधर लोगों को एजुकेशन मिलेगा, इधर लोगों को भगवान की अनुभूति मिलेगी, प्रसाद मिलेगा। पहले आपको पता है, पहले होटल रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे, तो लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो कहाँ खाते थे? वो लोग टेम्पल में खाते थे। इसीलिए लोग डोनेशन देते थे टेम्पल्स में, कि आज आप जा रहे हो तो टेम्पल है स्पेसिफिकली जहाँ भगवान, मतलब राम कृष्ण विष्णु का मंदिर हो, वहाँ मतलब वो लोग खाते थे कि भाई प्रसाद है, तो वो लोग देंगे आपको कि हाँ। और वह वॉलेंटरीली फिर कुछ वो प्रसाद दे के, 1 आना 2 आना जो भी उधर करेंसी चलता था, वो अपने, वो खाने का पैसा नहीं देता था, वो मंदिर को जो खाया वो अपने से कुछ दान देता था। समझ रहे हैं? तो ये सिस्टम चलता था। यस। तो भगवद गीता में भी मेंशन है कि भाई इसीलिए कंट्रीब्यूशन का एक पार्ट है, कंट्रीब्यूशन का पार्ट है, मतलब कि व्यक्ति की जो भी इनकम होती है उसका कुछ 5 या 10% कुछ अच्छी जगह पे, मतलब क्या बोलते हैं, उसका डोनेशन होना चाहिए। जैसे हमारे साथ कुछ लोग हैं जो लोग भगवद गीता स्पॉन्सर करते हैं कि चलो अभी गीता जयंती आएगा,
दिसंबर में एक मोक्षद एकादशी आता है, उस दिन भगवान ने भगवद गीता बोला था। भगवद गीता एक ऐसा बुक है जिसका बर्थडे मनाया जाता है, गीता जयंती बोलते हैं। आज से 5250 साल पहले भगवान ने कुरुक्षेत्र में गीता बोला था उस दिन। तो वो महीना हम गीता बांटते हैं। लास्ट ईयर हमने सिल्वर रॉक में किया था। आपको आया था? नहीं आया था? गूगल क्लासरूम में हमने ऐड दिया था इधर कि वो हमारा एक छोटा भगवद गीता था, 160 गुजराती में 160 या 180 रुपीज़ का था। तो ऐसा था कि स्टूडेंट को 20 रुपीज़ पे करना था और बाकी जो है कॉलेज देगी, मतलब कॉलेज में सर देंगे। तो आप मानोगे नहीं, 2 दिन में एक ही दिन में एक या 1.5 दिन में 100 एंड समथिंग मोर देन 100 लोगों ने तो 20 रुपीज़ में कर दिया था। एक दिन में 100 हो गए थे और भी आ रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी 40 रखते हैं, तो 40 रुपया कर दिया। तो फिर और 140 हो गए 2 दिन में। और फिर उन लोगों ने बोला कि हमें इतना ही करना है, तो 240 भगवद गीता कॉलेज में से गई। और भी लोग थे पर फिर बंद करवा दिया कि इतना ही हमारा बजट। उन सर को तो क्या लग रहा था कि 10 भी नहीं होंगे, पर फिर उनको समझ में आ गया कि वाह अच्छा है, समझ रहे आप। तो सर ने ऐसे फिर जो भी ऊपर बचा था वो ऐसे कंट्रीब्यूट किया, समझ रहे हैं। ऐसे हम हमारी जितनी भी जो ये सब एक्टिविटीज़ चलती है, जैसे ये सब जो भी आगे होगा या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे मंदिर में एवरीडे 2 आवर्स फ्री में खिचड़ी बंटता है। एवरीडे 30-40 किलो का दाल चावल और सब्जियां उसमें जाती है। तो बहुत लोग ये स्पॉन्सरशिप करते हैं, 500,000 जो भी। तो ये सब देने से क्या होता है कि हमने यूनिवर्सल गवर्नमेंट को, भगवान को कुछ हमने दिया। पर हमें जहाँ भी कंट्रीब्यूशन करना है, पर मेन जैसे कुछ लोग काउ प्रोटेक्शन के लिए देते हैं, बहुत अच्छा है। यस, कि गाय की रक्षा हो, तो संस्कृति और कल्चर, मतलब कल्चर की रक्षा हो। क्योंकि जो समाज में काउ प्रोटेक्टेड नहीं है, वुमेन्स प्रोटेक्टेड नहीं है, और जो एजुकेटर्स मतलब जो ब्राह्मणास, जो मॉन्क्स है, वो लोग, ये लोग स्क्रिप्चर से बताया गया, वो लोग प्रोटेक्टेड नहीं है, वो समाज में कभी भी पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सेटिस्फैक्शन नहीं आ सकता। इसलिए आप देखो आज काउ स्लॉटरिंग हो रहा है, इसलिए आप देखो आज समाज में पीस नहीं है। यस, प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है ना वुमेन्स और एल्डर्स, वो सब का बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि नेचर बहुत गुस्सा होता है। फिर अब नेचर को एक्सप्लॉयट कर रहे हो ना, फैक्ट्री बना के एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। आप देखो कितना, बहुत सारी जो गंदगी होती है, गटर सारी नदी में खुलती है। कैन यू बिलीव? बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, उसका जो केमिकल हो वो रिवर में बहाया जाता है। वाटर पॉल्यूट कितना होता है, और इससे फिर ग्लोबल वार्मिंग आप देखो, इसलिए ये सब हो रहा है, बढ़ रहा है। नेचर पहले बहुत कुछ प्रोडक्शन देता था। जब नेचर बहुत खुश होता है तो अपने आप फल फूल और ग्रेन्स होते हैं, पर जब नेचर रुष्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो जाता है लोगों से, तो कभी बारिश नहीं होता, कभी इतना बारिश होता है कि जो फसल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, उधर बहुत ज़्यादा पानी है, तो फसल बिगड़ गई, तो महंगाई बढ़ेगी। यस, तो नेचर अपने से देगा नहीं बहुत कुछ।